हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू फाइन आर्ट स्टडी। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बुद्धिस्ट, जैन और हिंदू आर्ट के बारे में। ठीक है, अलग अलग काल के दौरान, जैसे कि मौर्य काल, कुषाण काल, शुंग काल और गुप्त काल, इनके काल में जो है कला का कैसा विकास हुआ था, कैसी कला थी, तो उन सब के बारे में हम आज के वीडियो में पढ़ेंगे। तो ये हमारा जो सिलेबस है, ये हमारा केवीएस एनवीएस का, उसका ये हमारा पार्ट यूनिट सेकंड है। इसकी पहली जो यूनिट थी इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसका पूरा हमने डिटेल में पढ़ा है। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बुद्धिस्ट, जैन एंड हिंदू आर्ट। तो सबसे पहले इसका जो टाइमिंग है, ठीक है, टाइमिंग की हम बात करें तो ये थी हमारी 3rd सेंचुरी से लेकर हमारी 8th सेंचुरी। ठीक है, 3rd सेंचुरी बीसी से लेकर 8th सेंचुरी एडी तक ये हमारा इसका टाइमिंग रहेगा। तो इस जो पार्ट है, ये वाला हमारा पार्ट फर्स्ट जो है, इसमें हम जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ आर्ट ड्यूरिंग मौर्य पीरियड, ठीक है, मौर्य जो काल था, मौर्य काल के बारे में आज के ये जो हमारा टॉपिक है, जो लेक्चर है, ये हमारा मौर्य काल के बारे में रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं मौर्य काल के टाइमिंग की। देखिए, मौर्य काल और गुप्त काल, ये दो जो हैं वो सबसे महत्वपूर्ण काल हैं। बाकी भी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा आपको पता है कि जो विकास है, जो कला का जो विकास हुआ है, ठीक है, कला, जो नई नई कलाएं मिली हैं, तो वो हमें मौर्य और गुप्त काल में ही मिली है। ठीक है, तो इसका जो टाइमिंग है, अब जितनी भी कोई भी कला है, कोई भी अपनी हिस्ट्री की कोई भी चीज़ है, ठीक है, कोई किला है या कुछ भी चीज़ें हमें जो खुदाई में मिली है, उन सब का जो टाइमिंग है, को किसी को पर्टिकुलर टाइमिंग नहीं पता होता, तो सभी जगह एक जैसा टाइमिंग भी नहीं मिलता। ठीक है, तो इसमें जो है आपका ये मौर्य काल का टाइम आपका 325 से 184 बीसी रहेगा, लेकिन कहीं कहीं पर आपको 323 से 187 बीसी भी देखने को मिलता है। अगर आपका सेंचुरी में डायरेक्ट पूछा जाता है तो 4th सेंचुरी आपका 3 से 4 सेंचुरी ऐसा लिखा हुआ जाएगा, या 4th सेंचुरी। ठीक है, तो ये टाइमिंग आप याद रखिएगा। इनकी जो सबसे नियर बाय हो ना, आपको वही एग्जैक्ट लगाना है, क्योंकि सभी बुक्स में जो है वो आपको अलग अलग टाइम देखने को मिलेगा। तो हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, तो 325 से 184 बीसी हम इसका जो टाइमिंग है वो रहेगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि मौर्य काल की जो स्थापना है वो की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। और चंद्रगुप्त के जो पिता हैं वो चंद्रवर्धन मौर्य थे। इनकी राजधानी जो है वो पाटलिपुत्र थी, जिसे वर्तमान में हम पटना के नाम से जानते हैं। वो पहले पाटलिपुत्र के नाम से उसे जानते थे। और इसकी जो भाषा है वो संस्कृत, मगधी और प्राकृत भाषाएं वहाँ पर यूज होती थी। बात करते हैं धर्म की, कि उस मौर्य काल में कौन कौन से धर्म जो है वो थे। तो हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और आजीवक जो थे वो उस समय में जो धर्म को वो मानते थे। मुद्रा जो है वो पर्ण मुद्रा थी। ठीक है, तो ये छोटे छोटे कुछ पॉइंट हैं जिनको आप याद रखिएगा, जो कि कई बार पूछ लिए जाते हैं। मौर्य काल में जो है वो वास्तुकला, ठीक है, सबसे ज़्यादा तो हमें शिलालेख वहाँ पर मिले हैं, जिनके मंदिरों के विषय में उनके बारे में जानकारी मिली है, वहाँ पर जो शिलालेख प्राप्त हुए हैं। और इसके साथ साथ हमें वास्तुकला और मूर्तिकला दोनों की ही उन्नति मौर्य काल में देखने को मिलती है। उसके बाद जो शैशुनाग है ये, ठीक है, शैशुनाग वंश चंद्रगुप्त मौर्य ने गुरु चाणक्य की सहायता से मगध राजा नंद को हराकर मगध के शासक बने, और वहां से फिर मौर्य काल आरंभ हुआ था। चंद्रगुप्त के मंत्री थे कौटिल्य। अब ये जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, इन्होंने क्या किया था, जो इनके गुरु थे चाणक्य, उनकी सहायता से इन्होंने जो मगध के राजा थे नंद, उनको हराया था, और फिर वहीं से उन्होंने मौर्य साम्राज्य को प्रारंभ किया। ये उनके राज्य पर इन्होंने अपना अधिकार कर लिया, और वहां से फिर मौर्य साम्राज्य स्टार्ट हो गया। अब बात करते हैं चाणक्य की। तो चाणक्य का जो नाम है वो कौटिल्य, एक नाम इनका कौटिल्य के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। तो ये दोनों ही नाम आप याद रखिएगा। अगर बाई चांस आपका चाणक्य ना देकर कौटिल्य दे दिया जाए तो आप कंफ्यूज ना हो बिल्कुल भी। ठीक है, तो ये चाणक्य क्या ही दूसरा नाम था कौटिल्य।
तो ये इनके चंद्रगुप्त के मंत्री थे। इनकी जो पुस्तक थी, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा था, बहुत ही फेमस जो बुक है, बहुत बार पूछी जाती है। और इसमें अगर आपसे पूछ ले जाए कि ये किसमें किसके बारे में थे, तो नगरों के प्रशासन के बारे में इसमें एक पूरा अध्याय लिखा हुआ था। बेसिकली जो मैनेजमेंट होता है, जो प्रशासन होता है, और उन सब के बारे में इसमें लिखा हुआ था। और मैगस्थनीज की एक पुस्तक थी इंडिका, ठीक है, उसके उसमें भी इनके बारे में अ, मौर्य काल के बारे में हमें देखने को मिलता है। अब देखते हैं मौर्य काल के कुछ प्रमुख जो शासक हैं। कई बार जैसे पूछ लिया जाता है, एक बार DSSB में DSSB आई थिंक NVS में ऐसा कुछ एग्जाम हुआ था, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि इसके चंद्रगुप्त मौर्य के पोते ने कौन से उसका निर्माण करवाया, ऐसा कुछ टाइप का क्वेश्चन था। ठीक है, तो आपको ये क्रम याद होना चाहिए, इसलिए मैंने ये यहाँ पर ऐड कर दिया है। ठीक है, आपको ये क्रम याद रखना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनकी कि कौन किसका बेटा था। तो सबसे पहले जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य, फिर इनके बेटे आते हैं बिंदुसार, फिर आते हैं बिंदुसार के पुत्र जो है वो अशोक, फिर दशरथ मौर्य, संप्रति, शालिशुक, देववर्मन, सत्वधन्वा और वृहदत्त। वृहदत्त जो है वो इनके इस वंश के अंतिम शासक थे। तो आप ये क्रम याद रखिएगा, क्योंकि जैसे उस पेपर में पूछ लिया गया था कि इनके पोते कौन थे, तो या फिर बिंदुसार के पोते पूछ लिया जाए, तो आपको ये क्रम पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, सिकंदर की मृत्यु के बाद सेल्यूकस उसका अधिकारी बना था। जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, उन्होंने जो है अपना जो साम्राज्य है वो बहुत दूर तक फैलाना चाहते थे। ठीक है, एक तरह से महत्वाकांक्षी राजा उन्हें हम कह सकते हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या है, जो है सिकंदर से उनके युद्ध हुआ, तो उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद जो सेल्यूकस है वो उनका अधिकारी बना था। और सेल्यूकस ने क्या किया था, मेगस्थनीज को राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में नियुक्त किया था। कि ये कई बार पूछा जाता है, मैगस्थनीज को राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में नियुक्त किया था। किसने? सेल्यूकस ने। उसके बाद बात करते हैं बिंदुसार की। दक्षिण की ओर साम्राज्य विस्तार का श्रेय किसे दिया जाता है, तो ये दिया जाता है बिंदुसार को। ठीक है, बिंदुसार को दिया जाता है। बिंदुसार को वायु पुराण में भद्रसार और जैन साहित्य में सिंहसेन के नाम से जाना जाता है। यूनानी लेखक इन्हें अमित्रचेट्स कहा जाता है। अमित्रचेट्स का अर्थ अमित्रघात मतलब अर्थ होता है इसका, जो अमित्र चेस्ट है इसका अर्थ होता है शत्रुओं का नाश करने वाला। ठीक है, तो इसी से ये जो वर्ड है ये बना हुआ है। ये एक संस्कृत का शब्द है अमित्रघात, उसी से फिर ये वाला शब्द बना है, और इसका अर्थ होता है शत्रुओं का नाश करने वाला। उसके बाद बात करते हैं अशोक की, जो कि इस वंश का सबसे, चंद्रगुप्त मौर्य सबसे प्रतापी जो शासक थे, सबसे जो चर्चित शासक थे, जिन्होंने सबसे ज़्यादा विकास किया, जिनकी सबसे ज़्यादा चर्चा होती है, वो थे अशोक। और उनके बाद में जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य थे। तो जो अशोक हैं, उनके अशोक का साम्राज्य विस्तार आप देख सकते हैं। जो सम्राट चंद्रगुप्त के पौत्र थे अशोक, उनके समय में कलाओं को विशेष संरक्षण प्राप्त हुआ था। मौर्य काल में जो है वो मगध की जो मौर्य काल है उसमें पाटलिपुत्र का बहुत महत्व था। इस समय में जो स्थापत्य और मूर्ति शिल्प है उसमें गुफाएं, मूर्तियां और स्तूप, इनका विशेष रूप से उल्लेख हमें देखने को मिलता है, क्योंकि चंद्रगुप्त के समय के जो भवन, राजप्रसाद और स्मारक थे वो काफ़ी नष्ट हो चुके थे। लेकिन अशोक के समय में यही जो स्मारक थे ये पत्थर के बनाए गए थे, जो आज भी हमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद देखिए, सम्राट चंद्रगुप्त के पुत्र अशोक, ये पौत्र है, ठीक है, पौत्र अशोक के समय में कलाओं का विशेष संरक्षण प्राप्त हुआ था। पाटलिपुत्र का मौर्य काल में बहुत महत्व था। चंद्रगुप्त के समय भवन, राजप्रसाद, स्मारक लकड़ी के होने के कारण नष्ट हो गए थे, किंतु अशोक के समय में पाषाण के बने थे। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन एक बार DSSB में पूछा गया था, और क्वेश्चन इस तरह से था
कि जो चंद्रगुप्त मौर्य काल में या फिर चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जो राजप्रसाद जो भवन बने थे वो किसके बने थे। ठीक है, तो उसका ऑप्शन था और उसका जो आंसर था वो था लकड़ी के। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और उसके बाद जब अशोक का टाइम आया तो अशोक के टाइम में ये पाषाण के बनने लगे, यानी जो पत्थर है, पत्थर की ये जो स्मारक है, जो राजप्रसाद है, शिलालेख है, ये सब बनने लगे थे। अशोक के पूर्व के भवन लकड़ी के ही बनाए जाते थे। ईंट या पत्थर का प्रयोग भी कहीं कहीं हमें देखने को मिलता था, लेकिन मोस्टली जो है वो लकड़ी के ही बनाए जाते थे। अब मौर्यकालीन जो कला है उसको दो आयामों में विभक्त विभक्त किया जा सकता है, जैसे कि एक तो भास्कर कला के नाम से उसे जानते हैं और एक वास्तु कला के नाम से उसे जानते हैं। और जो मौर्यकालीन कला के स्मारक हैं उनको हम चार पार्ट में डिवाइड करके याद कर सकते हैं, जैसे कि स्तूप हो गया, स्तंभ हो गया, राजप्रसाद हो गया और आपकी गुफाएं हो गया। ठीक है, तो इनके बारे में हम पूरा अभी पढ़ेंगे कि ये होते क्या हैं। तो सबसे पहले जैसे है हमारा राजप्रसाद। राजप्रसाद होता है कि जो महल होते हैं ना वो। ठीक है, पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त का अत्यंत विशाल और भव्य राजप्रसाद है जिसकी सभा भवन स्तंभों पर आधारित थी। स्तंभ का अर्थ होता है पिलर। ठीक है, जो पिलर होते हैं उनको स्तंभ कहा जाता है, तो स्तंभों पर ये भवन आधारित था। फाहियान ने पाटलिपुत्र में अशोक के राजप्रसाद को देखकर कहा कि यह राजमहल मनुष्य द्वारा नहीं अपितु देवताओं द्वारा बनाया गया है। स्टेटमेंट भी कई बार पूछ लिए जाते हैं, तो ये आप ही याद रखिएगा। ये फाहियान ने कहा था। मेगास्थनीज के अनुसार ये राजप्रसाद सीरिया राज्य की सूसा और एक बेटना से अधिक सुंदर है। तो ये दो स्टेटमेंट फाहियान और मेगास्थनीज के द्वारा कहे गए, आप याद रखिएगा। उसके बाद देखिए इन जो ये जो स्मारक थे उनकी विशेषता है। अच्छा, ये पहले आ गया। ठीक है, ये मतलब बाद का पॉइंट है, चलो आप पढ़ लेना। इनकी एक विशेषता है कि अशोक ने कलिंग, अशोक के शासन अशोक ने जब कलिंग का युद्ध किया था, कलिंग का युद्ध कब किया था? अशोक के शासन के 12वें वर्ष में, 261 ईसा पूर्व में। दोनों टाइम याद रखिएगा, अशोक के टाइम हुआ, अशोक के शासन के 12वें उसमें हुआ वर्ष में, और 261 ईसा पूर्व में हुआ था। टाइम बहुत बार पूछा जाता है। इसमें अशोक और कलिंग राज्य के बीच में युद्ध छेड़ा गया था। और कलिंग में क्या हुआ था, जब युद्ध के समय भीषण नरसंहार हुआ था, मतलब बहुत बड़ी संख्या में जो मनुष्य हैं वो मारे गए थे। तो उन सबको देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और उसके बाद उन्होंने जो है अपना बौद्ध धर्म अपना लिया था। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक आपको पिलर स्तंभ आपको देखने को मिलता है। ठीक है, और यहाँ अगर आप देखेंगे तो आपको कुछ लिखा हुआ दिख रहा होगा, देखिए। ठीक है, यहाँ आपको ये देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा है ऐसे लाइन में। तो अशोक ने अपने स्तंभ लेखों के अंकन के लिए ब्राह्मी और खरोष्टी दो लिपियों का उपयोग किया। लिपि आप याद रखिएगा। चंद्रगुप्त ने पश्चिमी तथा दक्षिणी भारत पर विजय अभियान प्रारंभ किया था। ठीक है, इसमें एक भी लाइन आपको एक्स्ट्रा नहीं पढ़नी है। ठीक है, बहुत आप आप चाहें तो आप इसको 2-3 घंटे तक भी अगर आप पढ़ें तो मौर्यकाल इतना बड़ा है। उसके शासन प्रशासन, उसकी कला, उसकी वास्तुकला, उसकी नगर व्यवस्था और सैन्य व्यवस्था। ठीक है, और उसकी मुद्राएं, ये सब के बारे में आप पढ़ेंगे तो आपको जो है 2-3 घंटे कम से कम लगेंगे। लेकिन यहाँ पर हमें सिर्फ वही चीज़ें पढ़नी है जो या तो एग्ज़ाम में आई हुई हैं और आने के चांस हैं, जो बिल्कुल महत्वपूर्ण है, सिर्फ हम वही पॉइंट पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमने लिपि देख ली है, दो लिपियों का प्रयोग हुआ। उसके बाद चंद्रगुप्त ने जो है वो पश्चिमी और दक्षिणी भारत पर विजय अभियान प्रारंभ किया था। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में लिखा है कि सिंचाई के लिए सुदर्शन झील पर एक बांध पुण्यगुप्त द्वारा बनवाया गया था। पुण्यगुप्त उस समय अशोक का प्रांतीय राज्यपाल था। ये सुदर्शन झील वाला क्वेश्चन बहुत बार आता है एग्जाम में। उसके बाद देखिए एक ये देख लीजिए, ये पॉइंट यहाँ गलत आ गया है। यहाँ पर जो वहाँ पर जो वास्तुकला थी या फिर जो पिलर वगैरह बनाए जाते थे उन पर एक ओप लगाया जाता था। ओप क्या होता है, हमने सिंधु घाटी सभ्यता में भी पढ़ा था कि जो चमकदार पॉलिश की जाती है उसे ओप कहा जाता है। ठीक है, तो इन सब पर भी एक चमकदार चमकदार पॉलिश की जाती थी, जो कि इतने वर्ष बाद भी हमें आज भी कई स्मारक, कई जगह ऐसी हैं हमें जो कि तो हमें देखने को मिलती हैं।
उसके बाद देखिए बात करते हैं स्तंभ के बारे में। तो यहाँ आप आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा कि ये है कुछ इस तरह से एक मौर्यकालीन स्तंभ होते थे। तो इसमें आपको देखते हैं अलग अलग पार्ट होते थे, ठीक है। सबसे ऊपर का जो पार्ट है वो होता था एनिमल पार्ट, जो सबसे ऊपर है। तो अलग अलग जो है एनिमल को वहाँ पर स्थापित किया जाता था। जैसे मोस्टली सिंह हो गया, बैल हो गया, ठीक है। तो इस तरह के जो जानवर थे उनको ऊपर स्थापित किया जाता था। उसके नीचे देखिए, उसके नीचे आपको दिख रहा होगा ये एक जो है एक मतलब स्क्वायर टाइप का एक आपको दिख रहा होगा। इसको बोलते हैं अबेकस, ठीक है। कई बार आपसे पूछ लिया जाएगा। इसकी मैं अभी पूरा आपको डिटेल बता दूंगी, एक बार आप पिक्चर में देखकर समझ लीजिए, ठीक है। तो ये जो चौकोर आपको पार्ट दिख रहा है ये कई बार हमें गोल भी देखने को मिलता है या फिर हमें स्क्वायर देखने को मिलता है। तो इसे बोलते हैं अपेकस। उसके बाद आ जाएगा ये आप उसके बाद एक ये जो उल्टे कमल की आकृति आपको दिख रही होगी, ठीक है। और उल्टे कमल की आकृति इसे बोलते हैं कैपिटल, ठीक है। लोटस और बेल शेप्ड, यानी कि लोटस को उल्टा कर दिया है जिससे कि वो घंटी की आकार का हमें दिखाई देता है। उसके बाद एक यहाँ से और यहाँ तक आपको एक सीधा जो है पिलर दिखाई देगा जिसे कि मोनोलिथिक बेस बोलते हैं। यानी कि स्तंभ का जो बेस होता है वो होता है ये, ठीक है, मेड ऑफ अ सिंगल स्टोन, यानी कि इसे एक सिंगल स्टोन से काट कर बनाया जाता है। मोनोलिथिक का अर्थ ही ये होता है कि उसे एक ही चट्टान या एक पत्थर से काट कर ही पूरी जो पिलर है या जो भी चीज़ें हैं उसका निर्माण करना, ठीक है। किसी भी जैसे किसी भी शेप का कोई भी पत्थर वगैरह है उसको काट के फिर उस चीज़ का आकार देना, तो उसे ही मोनोलिथिक कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो पिलर है उसके मेन पार्ट होते हैं। तो मोनोलिथिक देखिए एक ही पत्थर को तराश कर जो बनाया जाता है उसे मोनोलिथिक कहते हैं। अब ये जो पिलर हैं ये हमें लगभग 17 पिलर हमें अशोक के काल के देखने को मिले हैं। ये संख्या आप याद रखिएगा, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था ये। तो 17 अभिलेख हमें देखने को मिलते हैं। अब ये अभिलेख कौन कौन से हैं, कुछ फेमस अभिलेख हैं जैसे कि सारनाथ हो गया। और सारनाथ के बारे में मैंने पूरा बहुत डिटेल में वीडियो बनाई है, मैं यहाँ पर इसका जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। और आने वाले जो हमारी सीरीज रहेगी अभी यूनिट सेकंड के हमारे सिलेबस में भी है तो मैं आपको दोबारा बता दूंगी, लेकिन आपको आप वहाँ से उसको ज़रूर देखिएगा। तो सारनाथ हो गया, सांची, रामपुरवा, निगलीवा, लोरिया, नंदनगढ़, इलाहाबाद, रुम्बंदेई टोपरा, बखीरा, ठीक है, संकीसा और कौशाम्बी। तो ये जो है यहाँ से हमें अलग अलग जो स्तंभ हैं वो देखने को मिलते हैं। अब इन स्तंभों की सबकी कुछ ना कुछ खासियत है, जैसे किसी के ऊपर जो है सिंह का वो है, किसी के ऊपर कोई जानवर नहीं है, किसी के ऊपर बैल है, ठीक है। तो इस तरह से किसी के ऊपर लेख है कि कोई लेख रहित है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि अशोक के समय के सभी जो स्तंभ थे या शिलालेख थे उनके ऊपर हमें लेख देखने को मिलता है, ठीक है। कुछ लेख सहित हैं और कुछ लेख रहित हैं। तो इस तरह से वहाँ के स्तंभ ये देखिए एक रुम्मनदेही टोपरा का जो लेख है ये आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा। लेख युक्त ये स्तंभ है और यहाँ पर इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए संकीशा, इसमें हाथी का आपको दिखाई देगा। अब देखिए अभी हमने पढ़ा था, ठीक है, ये पार्ट थोड़ा सा गलत एडिट हो गया है। अभी जो हमने स्तंभ पढ़ा था तो ये स्तंभ के पार्ट हैं, ठीक है, जो अभी मैंने आपको बताया था अबेकस वगैरह, ठीक। तो ये उसी के पार्ट हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, सबसे नीचे से। ये हमने यहाँ पर पढ़ा था, ये चौकी थी, फिर ये जो है उसका जो मोनोलिथिक था, फिर यहाँ पर उल्टे कमल की वो आकृति थी और उसके बाद अबेकस था और उसके ऊपर फिर है कोई भी एक जानवर था, ठीक है। तो इसी से समझिएगा कि सबसे पहले चौकी आती है। उसके बाद जो है जो कंठा, बैठकी और चौकी के बीच की, यहाँ से देखिए शीर्ष के ऊपर पशु आकृति, यहाँ पर सबसे पहले पशु आकृति हमें दिखाई देती है। उसके बाद है मेखला, लाट के ऊपर की पट्टी जो इकहरी या दुखहरी बनी होती थी।
उसके बाद है बैठकी, उल्टे कमल की आकृति, इसे घंटा आकृति भी कहा जाता था। उसके बाद है कंठा, बैठकी और चौकी के बीच का भाग, और चौकी क्या होती है, गोलाकार या फिर चौकोर भाग। ठीक है, ये जो है इसका जो गोलाकार भाग होता है उसे चौकी कहा जाता था। तो ये कुछ स्तंभ के बारे में आप पॉइंट है या फिर डेफिनेशन है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, यहाँ की जो मौर्य काल की कला थी वो दो भागों में विभाजित थी। एक तो थी राज्य आश्रित, यानी कि जैसे कि हो गया स्तूप, हो गया गुफा, हो गई स्तंभ, हो गई विहार, हो गए और राजप्रसाद हो गए। विहार आपको पता होगा जो रहने की जगह होती है, ठीक है, और राजप्रसाद जो महल थे वो। और लोक कला की बात करें तो यक्ष यक्षिणी की मूर्तियां और मृण मूर्तियां, जो टेराकोटा की मूर्तियां भी हमें यहाँ पर देखने को मिली हैं, तो वो सब लोक कला के अंतर्गत आती हैं। अब यहाँ की कुछ फेमस मूर्तियां हैं। देखिए मूर्तियां, तो इस तरह की जो मूर्तियां हैं वो हमें यहाँ पर देखने को मिली हैं। तो ये मूर्तियां भी अलग अलग माध्यम में बनी हैं, जैसे या तो स्टोन में बनी है, ठीक है, या फिर जो है आपकी टेराकोटा में बनी है। ठीक है, टेराकोटा में ये बनी हुई है। उड़ीसा, पाटलिपुत्र, मथुरा, कुरुक्षेत्र, विदिशा और वाराणसी से प्राप्त हुई हैं। अशोक के समय टेराकोटा की मूर्तियां मिली हैं। परखम गांव मथुरा से मिली 9.25 फीट ऊंची यक्ष की प्रतिमा हमें देखने को मिलती है। यक्ष यक्षी की मूर्तियां जो है मथुरा, पटना, शिशुपाल, सोपरा से प्राप्त हुई है। दिल्ली, कलकत्ता, वाराणसी, मथुरा संग्रहालय में ये संग्रहित हैं। तो ये तो मूर्तियों के बारे में कुछ। इसके बाद आ जाते हैं वास्तुकला पर। वास्तुकला की हम बात करें तो वास्तुकला में ये राजप्रसाद हो गए यहाँ के। उसके बाद बाराबर और नागार्जुनी पहाड़ियों की गुफाएं हैं, बौद्ध स्तूप है और शिला स्तंभ है। तो गुफाओं की अगर हम बात करें तो गुफा में देखिए सबसे पहले आ जाती है बाराबर की गुफाएं। यहाँ पर हमें 4 गुफाएं, जो बाराबर की गुफाएं हैं उनमें हमें 4 गुफाएं देखने को मिलती हैं। और जो नागार्जुनी पहाड़ी की गुफाएं हैं वहां पर हमें 3 गुफाएं देखने को मिलती हैं। ये जो गुफाएं हैं ये गया के निकट स्थित हैं। इनका निर्माण अशोक और उनके पौत्र दशरथ ने करवाया था। आंतरिक दीवारों पर पॉलिश की गई थी। अच्छा, वो क्वेश्चन जो मैं आपको बता रही थी कि वो पौत्र का क्वेश्चन पूछा गया था, वो यहाँ से पूछा गया था कि अशोक के पुत्र ने किस गुफाओं का निर्माण करवाया था। ठीक है, ये इस टाइप का कुछ क्वेश्चन था। वो अशोक और उनके पुत्र का नाम वहां पर पूछा गया था। आंतरिक दीवारों पर पॉलिश की गई थी। सुदामा गुफा सबसे प्राचीन गुफा है। इन गुफाओं की जो छत है वो ढोलाकार छत है, 12.2 फुट ऊंची है। उसके बाद आ जाती है लोमस ऋषि की गुफा। तो प्रवेश द्वार पर उत्कीर्ण है। जो लोमस ऋषि गुफा का प्रवेश द्वार है, जो एंट्रेंस है वहां पर जो उत्कीर्ण उत्कीर्ण किया गया है वहां पर, और शिल्प से अलंकृत है। तो यहाँ आप देख सकते हैं। इसके साथ ही इस गुफा में 2 तिरछे खड़े स्तंभ हैं और 2 हाथियों के साथ। उसके बाद आ जाती है विश्वकर्मा गुफा, जो कि सबसे नवीन है, यानी सबसे नई है, जो सबसे लास्ट में बनी थी। ये तो सब बाराबर की गुफाएं हैं। अब आ जाती है नागार्जुनी की गुफाएं, ये 3 है। और इसकी जो गोपी गुफा है उसकी जो वास्तु योजना है वो एकदम सुरंग जैसी है। ठीक है, गोपी गुफा कहाँ पर है, नागार्जुनी में, और इसकी जो वास्तु योजना है वो सुरंग जैसी है, और इसकी छत जो है वो ढोलनाकार की है। देखिए सारनाथ, ठीक है, वाराणसी में। ये सब मौर्य काल के जो मौर्य काल की जो आर्ट है उसी के ये सब पार्ट हैं। ये सब हमें मौर्य काल के टाइम के ही देखने को मिलते हैं। धर्मराजी का स्तूप, ये भी सारनाथ में है। उसके बाद आ जाता है आपका इलाहाबाद का कौशाम्बी। ठीक है, ये सैंडस्टोन में बना हुआ है, और इसका कैपिटल लोयन जो है वो यहाँ इसका जो पिलर है। उसके बाद आ जाता है रामपुरवा। रामपुरवा आपका चंपारण बिहार में है। इसके शीर्ष पर बैल है। येलो सॉफ्ट सैंडस्टोन में ये बना हुआ है, और इसका जो अबेकस है वो राउंड है, और ये राष्ट्रपति भवन दिल्ली में रखा गया। देखिए अभी मैंने बताया कि जो अबेकस होता है, एक सेकंड,
तो देखिए, इसमें जो है ये यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। इसका जो इसको अबेकस बोलते हैं, अभी हमने पढ़ा था। तो ये जो अबेकस है ये राउंड में है, ठीक है। तो अभी मैंने बताया था कि आपको या तो राउंड अबेकस मिलेगा, ठीक है, स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। तो इस टाइप के आपको अबेकस यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ये रामपुरवा का है और इसके शीर्ष पर बैल है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि शीर्ष पर क्या है। इनमें सबसे मेन जो है चीज़ वो यही है। उसके बाद नेक्स्ट है लोरिया नंदनगढ़। ये भी आपका चंपारण बिहार में है। कैपिटल लोयन, यानी कि ये जो ऊपर आप देख रहे हैं ये शीर्ष पर इसकी कैपिटल लोयन है। ये चीज़ें आप इसमें सबसे ज़्यादा याद रखने की है। उसके बाद ये बलुआ पत्थर में बना हुआ है और पॉलिश्ड है। इसके ऊपर पॉलिश की गई है। और इसके स्तंभ की जो चौकी है, ये स्तंभ है इसका, और इसकी जो चौकी है उस पर उड़ते हुए हंसों को दिखाया गया है। चौकी जो सबसे नीचे होती है, ठीक है, वो उस पर चौकी पर उड़ते हुए हंसों को दिखाया गया है। उसके बाद एक ये है डोली हाथी। ये जो है ये उड़ीसा में हमें देखने को मिलता है। कुछ इस टाइप से ये आपको दिखाई देता है। इनकी आप जगह याद रखिएगा। उसके बाद बात करते हैं स्तूप की। स्तूप जो है वो आपके पत्थर ईंटों का गोल आकृति के आधार पर ठोस गुंबद का एक आकार होता है, जिसे कि स्तूप कहा जाता है। गौतम बुद्ध की अस्थियों पर 8 स्तूपों का निर्माण करवाया गया था। और सांची का जो स्तूप है वो सबसे महत्वपूर्ण, सबसे फेमस जो है वो सांची का स्तूप माना जाता है। ठीक है। और एक जो सारनाथ का सिंह स्तंभ है, जिसे कि भारत की महामुद्रा के रूप में जाना जाता है, ये भी अशोक कालीन है और बहुत ज़्यादा फेमस है। अशोक द्वारा निर्मित लगभग 17 स्तंभों की जानकारी हमें देखने को मिलती है और उन सब के बारे में अभी हमने देखा है। और ये सांची का पूरा स्तूप है, जिसके बारे में हम आगे पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कि इसमें कितने स्तूप हैं, कौन सा कब बनवाया गया, किसने खोज की। ठीक है। अशोक ने जो है वो 3री सदी ईसा पूर्व में इसका निर्माण करवाया। ईंटों से निर्मित है। इसकी लंबाई 54 इसका व्यास है और 120 फीट जो है वो इसकी लंबाई है। मौर्य ने अपना राज सिंहासन त्याग कर जैन धर्म अपना लिया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है, चंद्रगुप्त ने अपने गुरु भद्रबाहु के साथ कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में सन्यासी के रूप में रहने लगे थे। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। एक तो उनके गुरु कौन थे? जैन गुरु भद्रबाहु थे। और उन्होंने कौन सा धर्म अपनाया? बौद्ध धर्म से फिर उन्होंने जैन धर्म को अपना लिया था। और उन्होंने अपना अंतिम समय जो है वो कहाँ बिताया, या फिर उन्होंने कहाँ पर अपने प्राण त्यागे थे? तो ये त्यागे थे उन्होंने कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में। ये 3 पॉइंट आप याद रखने हैं आपको। सैनिक प्रबंधन का जो सर्वोच्च अधिकारी था वो मौर्य काल में उसे अंतपाल कहा जाता था। अंतिम मौर्य सम्राट थे बृहदत्त। उनकी हत्या उन्हीं के सेनापति थे पुष्यमित्र शुंग ने कर दी थी। और वहां से क्या हुआ, मौर्य काल जो है वो समाप्त हो गया था। और मौर्य काल समाप्त होने के बाद ही वहां पर जो शुंग काल है वो स्टार्ट हो गया था, क्योंकि जो पुष्यमित्र शुंग है उन्होंने उनकी हत्या कर दी और वहां पर शुंग काल जो है वो प्रारंभ कर दिया था। उसके बाद कुछ क्वेश्चन हैं, उनसे पहले कुछ एक दो चीज़ें और हैं। जैसे कि जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज प्रसाद थे, उनके उनको जो है वो सुरक्षा की दृष्टि से नगर के बीच में बनाया जाता था, ताकि कि जल्दी से उनके ऊपर कोई आक्रमण ना कर सके। और इनके अंदर जो है वो लकड़ी का प्रयोग किया जाता था और उन्हें जो है वो 3 भागों में विभाजित कर दिया जाता था। जैसे कि हाथी और घोड़े के लिए हाथीशाला बनी होती थी, वहीं सैनिकों के लिए अलग से कमरे और पट्टियां बनी होती थी। और एक जो दूसरा भाग होता था उसमें जो राजा है उनके लिए उनका जो सभा भवन है और वो सब उनके लिए बनाया जाता था। और उसमें क्या होता था कि अलग अलग कमरे बनाए जाते थे। और एक कमरे में जो राजा है वो 1 या 2 दिन रहता था, उसके बाद किसी दूसरे कमरे में। ताकि इसमें ये ऐसा इसलिए किया जाता था कि ताकि जो राजा हैं, जो वहाँ के सम्राट हैं, उनके ऊपर कोई हमला ना कर सके। ठीक है, सुरक्षा की दृष्टि से ये किया जाता था।
और काष्ठ के जो स्तंभ हैं उनके ऊपर सोने चांदी की बेलबुट्टी भी की जाती थी और पशु पक्षियों का उनके ऊपर अलंकरण किया जाता था। कमरे के निर्माण में ईंट और लकड़ियों का भी वहाँ पर प्रयोग होता था, ठीक है। और इसके साथ ही वहाँ पर जो सरोवर हैं, ठीक है, सरोवर बाग जो है वो सब भी वहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। और ये जो पहाड़ियाँ हैं ये सभी चट्टानों को काट कर बनाई गई हैं। तो ये तो था मौर्य काल के बारे में, जो मैं आर्ट ड्यूरिंग मौर्य पीरियड। तो उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें यहीं से आपके क्वेश्चन आएंगे, इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं आने वाला। अगर आपने ये लेक्चर अच्छे से देखा है तो आपका जो मौर्य काल का टॉपिक है वो बहुत इजीली आपका क्लियर हो जाएगा। इसके कुछ क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं, जैसे कि चाणक्य का वास्तविक नाम क्या था। इससे पहले हमने चाणक्य के दो नाम पढ़े हैं, अगर आपको याद हो तो। चाणक्य हो गया एक, तो एक हो गया आपका कौटिल्य, ठीक है। एक कौटिल्य, चाणक्य, और इनका जो वास्तविक नाम था वो था विष्णुगुप्त। तो ये तीनों नाम एक ही आदमी के थे। आपको तीनों ही नाम याद रख रहे हैं, जिस भी नाम से आपको पूछा जाए आपको बता देना है। तो इनका रियल जो नेम था वो था विष्णुगुप्त। कलिंग युद्ध कब लड़ा गया था? 261 में। इसके परिणामों के विषय में अशोक के कौन से अभिलेख में सूचना प्राप्त होती है? तो अशोक के जो शासन का 12वां वर्ष था उसमें हमें कलिंग का युद्ध देखने को मिलता है। और इसके विषय में जो है अशोक के 13वें वृहद अभिलेख में हमें जानकारी मिलती है। कलिंग का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? तो हमने ये तो पढ़ा कि कलिंग का युद्ध जो है वो अशोक और कलिंग नरेश के बीच में हुआ था, लेकिन कलिंग के नरेश थे राजा अनंत पद्मनाभ और अशोक के बीच में। ये नाम आप याद रखिएगा। अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाने के बाद कितने स्तूपों का निर्माण करवाया था? अशोक ने जो है पहले अशोक ने जो है वो कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था। और वो बौद्ध धर्म अपनाने के बाद उन्होंने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। और बुद्ध की अस्थियों पर अगर पूछा जाए तो 8 स्तूपों का निर्माण करवाया था। उसके बाद है मौर्य ने भारत को क्या कहा था? हाँ, मौर्य जो शासक थे उन्होंने भारत को मौर्य देश कहते थे वो लोग, भारत ना कहकर वो मौर्य देश इसे कहते थे। भारत की महामुद्रा के रूप में किसे जाना जाता था? तो सारनाथ का जो सिंह स्तंभ है उसे भारत की महामुद्रा के रूप में जाना जाता था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है मौर्य काल का वो समाप्त होता है। नेक्स्ट हमारा जो रहेगा टॉपिक वो हमारा है आर्ट ड्यूरिंग सुंग पीरियड। सुंग काल के दौरान की जो कला है उसके बारे में हम इतना ही डिटेल से पढ़ेंगे। और इसमें मैंने सभी चीज़ें आपकी कवर करने की कोशिश की है। और कुछ एक आधे अगर जो पॉइंट रह गए होंगे, ठीक है, मैंने मेरी तरफ से पूरा 100% दिया है। कुछ पॉइंट जो हैं वो उसमें जब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे तो उसमें हम प्रैक्टिस सेट के तौर पर उन्हें रिवाइज कर लेंगे, कुछ इसमें से भी या कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड करके। तो तब तक आप चैनल पर बने रहें, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो भी कैंडिडेट हैं जो आर्ट सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं या फिर मतलब ज़रूरी नहीं है EMRS की, किसी भी जो एग्ज़ाम है उसकी तैयारी कर रहे हैं, सभी को ये शेयर कीजिएगा और अपनी तैयारी अच्छे से कीजिएगा। थैंक यू।